Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. We are moving forward to continue our subject Contemporary India and Education. यूनिट 1 का आज हमारा लास्ट सब टॉपिक होने वाला है विच इज़ सब टॉपिक 6 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस वीडियो के बाद से हमारी जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 2 और फिर सेम उसमें भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे और फिर हम उनको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर राइट टू एजुकेशन। First, we have introduction. The Right to Education Act 2009 provides free and compulsory education to all citizens. It covers children belonging to the age group of 6 to 14 years. This act makes education a fundamental right. यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन बच्चों को जो कि स्पेशली 6 से 14 साल की उम्र में आते हैं, और तीसरा ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। देन वी हैव बैकग्राउंड कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो चलिए देखते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। अगर हम अपने आर्टिकल 21A की बात करें तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा जो आर्टिकल 21A है उसको जोड़ा गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एंड जोड़ा क्यों गया? आर्टिकल 21A क्या कहता है? तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि इसके द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को स्पेशली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। पूर्व में शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व हुई, बट अगर हम पहले की बात करें, राइट टू एजुकेशन से पहले की बात करें, तो जो हमारी एजुकेशन थी वो हमारे नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSPs का भी पार्ट हुआ करती थी। देन वी हैव एनफोर्समेंट ऑफ RTE एक्ट, RTE अधिनियम का क्रियान्वयन। अब इसका एनफोर्समेंट कैसे हुआ, लागू क्या हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या थी, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। RTE अधिनियम 27 अगस्त 2009 को अधिसूचित हुआ। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और प्रत्येक बच्चे को 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। मतलब 27 अगस्त 2009 को तो बन के तैयार हो गया था, प्रॉपर इन्फोर्समेंट में आने के लिए तैयार था, बट इसे लागू एक पर्टिकुलर डेट को किया गया विच इज़ 1 अप्रैल 2010 को। और इसके अंदर ये मैंडेटरी और ये कंपल्सरी किया गया कि जो 8 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो उनकी अर्ली शिक्षा है, अर्ली एजुकेशन है, उसको उनका अधिकार दिया गया। देन वी हैव मीनिंग ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लाइक जब भी हम बोलते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो हम उससे क्या समझते हैं, तो अभी हम वो देखते हैं कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। फ्री मीन्स नो चाइल्ड शैल पे एनी फीस और चार्जेस। निःशुल्क का अर्थ है बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कंपल्सरी का मतलब है ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट नॉट पेरेंट्स। अनिवार्य का अर्थ है राज्य का दायित्व है, माता पिता का नहीं। तो 2 वर्ड हमारे पास हैं, फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री का मतलब है कि बच्चे से जो कि पढ़ने आ रहा है उससे हम 1 भी रुपये नहीं लेंगे, निःशुल्क मतलब टोटली फ्री एजुकेशन देंगे। और दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता का अधिकार है कि वो भेजे, वो तो उनका है ही अधिकार, बट ये राज्य अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। देन वी हैव ड्रॉप आउट बच्चों को भी आयु अनुकूल कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इवन ड्रॉप आउट चिल्ड्रन शैल बी एडमिटेड टू द एज अप्रोप्रिएट क्लास। और कुछ बच्चे जो किसी कारणवश से अपना स्कूल छोड़ चुके थे या किसी कारण से ड्रॉप आउट ले चुके थे, उनको भी उनके एज के अकॉर्डिंग किसी भी क्लास में एडमिशन मिल सकता है, स्टेट उसके लिए डिनाई नहीं करेगा। देन वी हैव मेजर फीचर्स ऑफ RTE एक्ट 2009। RTE अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं। पहला है नो डिटेंशन एंड नो एग्जामिनेशन पॉलिसी। नो चाइल्ड शैल बी फेल्ड
और एक्सपेल्ड टिल क्लास 8, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल या निष्कासित नहीं किया जाएगा। एज़ वी ऑल नो, जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो 8th तक हम कॉन्टीन्यूसली पास हुए आते हैं, चाहे वो हमें ग्रेस मार्क्स के थ्रू हो या फिर हमें किसी 2-4 नंबर एक्स्ट्रा देके किया हो, लेकिन 8th क्लास तक सारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पास किया जाता है, बिकॉज स्टेट हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को स्कूल से उसका नाम कट नहीं करेगी और फिर उसको फेल भी नहीं कर सकती है। सेकेंड, इसका अगर हम विशेषता की बात करें तो यह प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट इज अलाउड। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पूर्णतः निषिद्ध है। अगर कोई भी टीचर या स्कूल में कोई भी इंसान जो ऐसा पाया जाता है जो विद्यार्थियों के साथ शारीरिक दंड यानी मारना पीटना और मानसिक उत्पीड़न यानी कि मेंटली टॉर्चर करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है और ये पूरी तरह से मना है। तीसरी, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो है एडमिशन विदाउट टेस्ट। प्रवेश के लिए किसी भी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। एज वी ऑल नो, जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो, या फिर कोई बहुत ही अच्छा स्कूल है तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपको उस स्कूल में एडमिशन लेना है देन यू हैव टू गिव द टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली। बट गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि स्टेट ने ऐसा कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं रखा है। कोई भी बच्चा, गरीब अमीर, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है, स्टिल वो एडमिशन ईजिली ले सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुद ही कि जो स्टेट है उसने एजुकेशन का जो रास्ता है वो कितना सरल बना दिया है कि ना तो फीस देनी पड़ रही है, ना तो एडमिशन को कोई टेस्ट देना पड़ रहा है, ना एडमिशन फीस देनी पड़ रही है, और 8th क्लास तक फ्री भी हुआ, मतलब उसको 8th क्लास तक ना फेल किया जाएगा ना निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात, 5वां मिड डे मील भी मिल रहा है। तो मतलब सारे तरीके से रास्ते खोल दे कि कोई भी अगर माता पिता ये किसी भी कारण से सोचे कि उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा। उन्होंने सब रास्ते ओपन कर दिए, सब कुछ फ्री कर दिया, जिससे कि जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा आसान बन गई। फोर्थ है नेबरहुड स्कूल। एजुकेशन फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल विद द नेबरहुड। पड़ोस में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल में सारी सुविधाएं दे दी तो हमने स्कूल ही इतना दूर कर दिया कि जाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये भी किया गया कि नेबर में यानी पड़ोस में हमारे स्कूल की शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया। देन वी हैव टीचर्स अंडर RTE एक्ट। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षक का क्या रोल है या फिर शिक्षक की क्या भूमिका है वो देखते हैं। टीचर्स मस्ट प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यताएं अनिवार्य हैं। अगर हमें टीचर बनना है गवर्नमेंट स्कूल में, वी ऑल नो कि क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर जाके वहाँ पे पढ़ाने लग जाएगा, नहीं, बहुत ही एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की मांग की गई है यहाँ पे। टीचर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशंस। शिक्षकों को निजी ट्यूशन की अनुमति नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल ये मना है। टीचर्स शेल नॉट बी डिप्लॉयड फॉर नॉन एजुकेशनल ड्यूटीज़। शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि शिक्षक को चलो अपॉइंट कर लिया, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, बट उसको स्कूल में पढ़ाने के अलावा बाकी के काम दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। ये भी बिल्कुल तरीके से मना है। और ऐसा करते हुए पकड़े गए तो फिर जो शिक्षक है उसके ऊपर भी और जिसने उसको काम पकड़ाया है उसके ऊपर भी हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तरीके से मना है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे शिक्षा के लिए, या फिर किसी गरीब तबके का कोई बच्चा है तो उसकी शिक्षा के लिए कितने ज़्यादा कह सकते हैं हम एफर्ट्स डाल रही है, बहुत ज़्यादा। हमने विशेषताएं पढ़ी, उसमें इतना सब कुछ था। और अब टीचर्स के लिए भी कि टीचर्स जो हैं वो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हैं, वो ट्यूशन्स नहीं दे सकते हैं, वो पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर है स्कूल अंडर RTE एक्ट। RTE के अंतर्गत विद्यालय के बारे में बात करें तो ऑल प्राइवेट स्कूल्स मस्ट ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन। सभी निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कूल खोल लिया और उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। अगर कोई भी स्कूल ओपन हो रहा है तो उसके पास प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक काइंड ऑफ मान्यता होनी चाहिए। फेलियर टू डू सो अट्रैक्ट्स हैवी पेनाल्टीज़। मान्यता ना लेने पर कठोर दंड का प्रावधान होगा। और अगर कोई स्कूल ऐसा पाया जाता है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर एक कठोर प्रावधान किया जा सकता है, उसको दंड दिया जा सकता है।
विद्यालयों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और जो भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों उनको मानना पड़ेगा। देन वी हैव 25% रिजर्वेशन ऑफ फॉर वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्गों के लिए 25% का आरक्षण। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि हर किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आरक्षण मिलेगा और यहाँ पे भी वही है कि 25% आरक्षण की बात की गई है। Private unaided schools must reserve 25% seats at entry level. निजी गैर अनुदानित विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि 75% जो एडमिशन है वो तो नॉर्मली हो रहा है, बट 25% सीट उन बच्चों के लिए होती है जो कि गरीब है, तो उनके लिए कोई ना कोई टेस्ट वगैरह किया जाता है या फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह रखी जाती है जिसके थ्रू वहाँ पे अपनी 25% सीट में एनरोल कर सकते हैं। सीट्स आर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये 25% सीट उन बच्चों के लिए होती है जो समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों से आते हैं। द स्टेट रिम्बर्सेस द एक्सपेंडिचर्स, फिर आता है इसका व्यय राज्य सरकार वहन करती है और जो भी 25% बच्चे होते हैं अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो उनका जो भी खर्चा होता है तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। देन वी हैव स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ SMC, विद्यालय प्रबंधन समिति। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एंश्योर्ड थ्रू SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। यानी कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है यानी कि जैसे जो पिछड़े वर्ग है उसमें से यानी ये नहीं कि एक बच्चा उठ के आ गया 2 बच्चे, हम स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उनका कम से कम पूरा एरिया कम्युनिटी बनाकर एक ग्रुप बनाकर पार्टिसिपेट करे। ठीक है, इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, टीचर्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इसको सब करने के लिए जो अभिभावक हैं, शिक्षक है या फिर जो निर्वाचित प्रतिनिधि है ये सब एफर्ट्स डालते हैं मिलके। दैट इज़ वाई द नेम इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देन वी हैव करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन। ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सबका इवैल्यूएशन भी होगा और अच्छे से करिकुलम भी बनाया जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है कि करिकुलम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एकेडमिक अथॉरिटी, पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है तो सिलेबस कोई भी बना के दे देगा, नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है, एक एकेडमिक अथॉरिटी होती है जो कि पर्टिकुलर एक करिकुलम बना के देती है हर क्लासेस के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग एज फार एज पॉसिबल, यथासंभव मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और गवर्नमेंट स्कूल में ये कंपलसरी है कि जो पढ़ाने का तरीका है इंग्लिश बोलना ना बोलना हमारी चॉइस है। कई बार पॉलिसीज़ के थ्रू भी हमें इंग्लिश बोलने पे जोर दिया जाता है, बट इसके अलावा अगर शिक्षा दी जाएगी तो वो कोशिश करी जाएगी कि मातृभाषा में ही दी जाए। कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज़ फॉलोड, सतत और समग्र मूल्यांकन अपनाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो हमारा साल शुरू हुआ है उसके स्टार्टिंग में इवैल्यूएशन कर दिया, करिकुलम बना दिया, पूरे साल इस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि करिकुलम पूरा हो रहा है, कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है तो पर्टिकुलरली सारे स्कूल में वो चेंजेस करवाए जाए और सारी चीज़ों का मतलब एक कॉन्टीन्यूसली ध्यान रखा जाता है, बीच में कहीं गैप हमें देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। देन वी हैव एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ शैल बी एजुकेटेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको भी जो उस स्कूल में नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं उसी में भेजा जाएगा, जिससे कि उनको अलग फील ना हो। बट ये है कि टीचर्स जो होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको कैसे टैकल करना है। तो बच्चा तो सेम जगह पे जाएगा बट जो टीचर है वो अलग रहता है, उनको अलग ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो बच्चा है और जो टीचर है उन दोनों को ही कोई प्रॉब्लम ना हो एक दूसरे को समझने में और आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ RTE, RTE अधिनियम का क्या महत्व है ये देख लेते हैं।
एजुकेशन गेट्स द सेम लीगल स्टेटस एज राइट टू लाइफ। शिक्षा को जीवन के अधिकार के समान कानूनी दर्जा मिला हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली गई है कि शिक्षा हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए जीना ज़रूरी है। तो वही बोला गया है कि शिक्षा को उतना ही कानूनी दर्जा मिला हुआ है जितना कि जीवन जीने के अधिकार को मिला हुआ है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देता है। बच्चों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगर हमारा जो फ्यूचर है वो एजुकेटेड रहेगा तो एजुकेशन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। अब हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप इन इंडियन एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक कदम है। इट इंश्योर्स एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह प्रारंभिक शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर यह न्यायपूर्ण समाज का नींव रखता है। मतलब 2009 जो अधिनियम था उसने शिक्षा में इतने बदलाव किए और इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐड करी जिससे कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है भारत का, और भारत कहीं ना कहीं अपनी लोकतंत्रता को कायम रखने के लिए अब सक्षम है। यही था हमारी आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।